हेलो एवरीवन, वेलकम टू डक्टर कम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में थर्मोडाइनमिक्स के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। हम लोगों ने बेसिक टर्म्स देख चुके हैं और हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री देख चुके हैं। अब हम लोग कोर थर्मोडाइनमिक्स पे चल रहे हैं। थर्मोडाइनमिक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ हीट। हम लोगों का पर्पस थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने का ये है कि हम लोग इंजन को रन करना चाहते हैं। हम लोग स्टीम इंजन रन करना चाहते हैं या फिर हम कोई भी इंजन, बाइक का इंजन, कार का इंजन रन करना चाहते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडाइनमिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इंजन हमें रन करना है, तो हम इंजन कैसे रन करना चाहेंगे? इंजन रन करने के लिए हमें फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए होगी, वर्क करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, फ्यूल देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस इंजन को अच्छे से समझने का तरीका हम लोग वर्क के दौरान पढ़ते हैं। आज का फोकस लेक्चर का वर्क के ऊपर होगा। हम लोग वर्क के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनामिक वर्क हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस सकते हैं और उनके लिए कैसे कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या कि तुम्हारे जो थर्मोडायनेमिक्स के डाउट्स थे अभी तक, वो बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी मिसकंसेप्शन थे, वो भी क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें पढ़ने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोगों को नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? नोट्स हमें मिल रहे हैं dextercam.in पे। बैच पे जाके क्लिक करेंगे लेक्चर नंबर पे और प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं और अल्टरनेटिवली डिस्क्रिप्शन लिंक से भी हम लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोग आज के लेक्चर की करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं वर्क। वर्क क्या चीज़ होती है? वर्क की डेफिनेशन अगर तुम लोगों को पता हो तो हम लोगों ने लिखी थी वर्क की डेफिनेशन क्या, कि वर्क इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर वेयर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, है ना। जहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो वर्क, और जहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हीट कहते हैं। सिंपल बात है कि जहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो एनर्जी क्या है? वो हीट है। जहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो क्या है? वो हमारा वर्क है। ठीक, तो वर्क को हम लोग लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं। एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं फोर्स फिजिक्स से। तो एफ डी एक्स क्या हो गया? वेक्टर और स्केलर अभी छोड़ दो, है ना, वैसे स्केलर ही लिखा एफ डॉट डी एक्स। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया प्रेशर इंटू एरिया। तो डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ए इंटू डी वी किसके बराबर हो जाएगा? ए इंटू डी डी एक्स, सॉरी, ए इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ए इंटू डी एक्स हो जाएगा डी वी के बराबर, तो ये हो जाएगा पी डी वी। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई? पी डी वी के बराबर आ गई। ये सिंपल बात समझ में आई। जब हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो हम लोग डी डब्ल्यू को क्या लिखते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग लिखते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में वर्क के साइन कन्वेंशन को लेके प्रॉब्लम होती है, इसीलिए फिजिक्स का साइन कन्वेंशन अलग है और केमिस्ट्री का अलग है। इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में माइनस साइन का डिफरेंस आता है, न्यूमेरिकली तो कोई डिफरेंस नहीं आता। अगली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन से रिडो वगैरह के भी देख लेंगे। तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं, वो भी टेंशन नहीं है। पहले तो मैं अच्छे क्वेश्चन खुद ही केमिस्ट्री वाले लगवा दूँ, फिर कहोगे तो रिडो वाले कमेंट करके बताना कि रिडो भी लगाने का दिल कर रहा है क्या। ठीक, अगर दिल करेगा इरिडोप लगाने का तो इरिडोप भी लगा देंगे यार, ऐसी क्या बात है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि वर्क को देखने के लिए क्या किया, एक हमने कंटेनर लिया और उसमें एक पिस्टन फिट किया। ठीक, एक पिस्टन फिट किया और उस पिस्टन को हमने क्या किया कि कंप्रेस करके यहाँ तक ले आए। तो यहाँ तक ले आए तो उसमें हमें क्या करना पड़ा? डी डब्ल्यू काम करना पड़ा और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें डी वी वॉल्यूम को कम किया। तो जो वर्क आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डी वी आएगा। ठीक, तो अगर हम डब्ल्यू निकालना चाहें तो हम डी डब्ल्यू को क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। माइनस पी एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल प्रेशर है, कांस्टेंट होगा, इसे डी वी को इंटीग्रेट कर दें, जीरो से डब्ल्यू कर देते हैं। ठीक, तो माइनस पी एक्सटर्नल, ध्यान रखना कि ये एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर नहीं है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए तो कोई काम करना नहीं चाहता। देखो थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल वैसी है जैसे अपनी ज़िंदगी है। अगर हमसे वो ये कह दे कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो मैं ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी और तुम चिल मार के रह सकते हो, खाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम काम क्यों ही करेंगे। या फिर कोई ये कह दे कि भाई कि तुम्हें सेलेक्ट होने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लकी ड्रॉ निकालेंगे मोदी जी आके, तो बताओ तुम पढ़ोगे? तुम पढ़ इसलिए रहे हो, इसलिए चैनल पे हो, इसलिए देख रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें सेलेक्ट होना है।
सेलेक्ट होने का जो प्रेशर है वो पढ़ाई करवा रहा है। अगर सेलेक्ट होने का प्रेशर हटा दें तो पढ़ाई में मन हो सकता है किसी का लगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का नहीं लगेगा। वो प्रेशर, पढ़ाई की प्रेशर की वजह से ही हम पढ़ रहे हैं। प्रेशर इज़ गुड। जो लोग कह रहे हैं कि प्रेशर की वजह से बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं, प्रेशर इज़ गुड। विदाउट प्रेशर यू कैन नॉट स्टडी। कोई नहीं पढ़ सकता। अगर हम प्रेशर में नहीं होता तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं होता, अगर प्रेशर ना होता तो, ठीक है ना। तो प्रेशर बहुत ज़रूरी है। ग्रेविटी कह सकते हो तुम, ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर है। तो ध्यान रखना इस बात का कि प्रेशर बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जब हम वर्क निकालेंगे तो यूनिट ऑफ वर्क कितनी आ जाएगी भाई? यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगी क्या? एटीएम लीटर आ जाएगी, क्योंकि पीडीवी है। तो 1 एटीएम लीटर को अगर हमें जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना 101.3 जूल्स आ जाता है। इज इक्वल्स टू, जूल्स को अगर कैलोरीज में बदलना हो तो 24.2 कैलोरीज होते। तो ये कन्वर्जन हम लोग ध्यान रखेंगे, इस कन्वर्जन को नहीं भूलेंगे यार, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधे मेंस में सवाल आया कि एटीएम लीटर को वर्क में निकाल दिया तुमने आंसर और पूछा जूल्स में गया, तो जूल्स में तुम 101.3 का मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। ठीक, यहाँ पे निगेटिव साइन इज ड्यू टू द साइन कन्वेंशन। यहाँ लिख देते हैं हेयर द नेगेटिव साइन इज टेकन ड्यू टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? ये तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है? कंप्रेशन वर्क। कैसा वर्क है? कंप्रेशन वर्क है। इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज पॉजिटिव वर्क। ठीक, और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द सिस्टम यानी कि कैसा वर्क होगा? ऑन द सराउंडिंग होगा तो ये हो गया एक्सपेंशन वर्क। कैसा वर्क हो गया? एक्सपेंशन वर्क हो गया। इज टेकन एज निगेटिव वर्क। तो ये याद रख पाओगे, आईपीएससी साइन कन्वेंशन है। फिजिक्स में यही उल्टा होता है। असल में फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि फिजिक्स में जब हम सिस्टम को देख रहे होते हैं तो हम बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं अगर सिस्टम पे हमारे किसी ने काम किया तो नेगेटिव है, सिस्टम से हमें काम चाहिए, हमें इंजन को दौड़ाना है, इंजन से हमें वर्क चाहिए। लेकिन एज ए केमिस्ट हम क्या करते हैं? हम खुद ही को सिस्टम मान लेते हैं और हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बैठ जाते हैं। तो किसी ने हम पे काम कर दिया तो पॉजिटिव, और हमने किसी पे काम किया तो वो नेगेटिव। ठीक है, ठीक। अब जो वर्क है, अगर हम वर्क को ही लिखें तो वर्क दो तरह से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? एक्सपेंशन किया जा सकता है या फिर कंप्रेशन किया जा सकता है। बोलो, पिस्टन को या तो एक्सपेंड कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं। ये दोनों ही काम दो तरह से किए जा सकते हैं। कैसे कैसे? या तो रिवर्सिबली कर दें हम लोग, अरे रिवर्सिबली की स्पेलिंग REVRSIBLE, रिवर्सिबली, या फिर इरिवर्सिबली कर दें। रिवर्सिबली करें या फिर इरिवर्सिबली करें, ये दो तरह से किया जा सकता है। रिवर्सिबली का मतलब वेरी स्लो और इरिवर्सिबल का मतलब इन वन स्ट्रोक। ये बात हम लोग पहले से कर चुके हैं कि रिवर्सिबल वर्क कौन-सा होता है? ऐसा काम जिसमें सराउंडिंग को डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक, तो हमें बात पता लगी कि वर्क ऐसे हो सकता है। और DW की वैल्यू हमें पता होगी -P एक्सटर्नल इंटू DV है। ये फॉर्मूला हम कभी नहीं भूलेंगे, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्योंकि सारे डेरिवेशन इसी से करेंगे। और खासकर इस बार एडवांस में सारे सवाल डेरिवेशन वाले आए थे, तो अगली क्लास में एडवांस के कुछ क्वेश्चंस मैं उठा के करके भी तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि PDV है और इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो PDV जो वर्क है वो बेसिकली हम कह सकते हैं ये PV वर्क है, और PV वर्क विल बी द एरिया अंडर द कर्व ऑफ PV कर्व। ठीक, तो ये वर्क कैसा है? द PV वर्क, दो तरह के वर्क हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक PV वर्क है, एक नॉन PV वर्क है। तुम लोगों ने सुना या नहीं सुना कमेंट करके बताना। ध्यान से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 क्वेश्चन थे एडवांस में।
द पीवी वर्क कैन बी कैलकुलेटेड by calculating area under the PV कर्व। तो PV कर्व के अंडर का एरिया निकाल लेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमारा वर्क हुआ। अब एक बात बताओ कि वर्क कैसे किया जाए, एक्सपेंशन करना है तो वर्क कैसे किया जाए कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, यानी कि हमें कम से कम सिस्टम को कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। मैं कंपैरिजन ऑफ वर्क करें अगर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, तो किस में आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो किस में आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। मैग्नीट्यूड की बात करनी है हमें, ठीक, साइन की बात नहीं करनी है। तो सोच के बताओ जरा कि अगर हमने कंप्रेशन किया मतलब एक्सपेंशन किया, एक बार रिवर्सिबल किया, एक बार इरिवर्सिबल किया, तो किस में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, किस में ज़्यादा वर्क होगा। सोच के आंसर करो जब तक मैं लिखना शुरू करता हूँ। कमेंट करो भाई, अगर कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। कंपैरिजन ऑफ आंसर तुम सोचो जब तक कि किस में ज़्यादा होगा, वर्क इन रिवर्सिबल एंड irreversible expansion of gas, reversible and irreversible expansion of gas। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमने पीवी वर्क लिया, ठीक, तो पी वर्सेस वी ग्राफ बना लिया, तो हमने मान लिया कि हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक। तो हमें दो तरीके से जाना है, एक बार रिवर्सिबली जाना और एक बार इरिवर्सिबली जाना है। तो हम दो एक जैसे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब ए से बी जाना है तो हमने क्या किया, पहला पाथ जो चूज किया वो इरिवर्सिबल चूज कर लिया। कैसा चूज किया, इरिवर्सिबल। और हम इसे क्या किया, पहले हमें वर्क ना करना पड़े इसलिए हम क्या करा, आइसोकोरिकली नीचे आ गए। आइसोकोरिकली मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट वाले पास से नीचे आ गए और फिर आगे चले गए। तो एरिया अंडर द जो पीवी कर्व आया, मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट कुछ P2 है, ये V2 है, ये V1 है, ये P1 है, ठीक। तो जो वर्क आया वो ये एरिया शेडेड आया, देखो ध्यान से, ये आया कैसा, एरिया शेडेड आया, क्योंकि ए से लेके सी पॉइंट मान लेते हैं, इसे रख लेते हैं, या ए से लेके ओ तक कोई हमें काम नहीं करना पड़ा। तो वर्क कितना आ गया भाई, डब्ल्यू की वैल्यू जो आई वो आई पी एक्सटर्नल कितना था, P2, पी एक्सटर्नल मतलब पी फाइनल कहाँ तक पहुँचना है, और V2 माइनस V1 इतना आया। अब हमने क्या किया कि इस ग्राफ को यार एक बार और कॉपी कर लेते हैं ना, एक बार और कॉपी कर लेते हैं, इनफैक्ट एक या दो बार और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मस्त समझ में आएगा बहुत आराम से। ठीक, अब हमने क्या किया कि हमने एक स्टेप बढ़ा दी, हमने कहीं बीच में एक हॉल्ट ले लिया, हमने हॉल्ट ले लिया किसी पॉइंट सी पे, एक स्टेप बढ़ाई है। इसमें क्या किया, इरिवर्सिबल था ये कम्प्लीटली, अब हमने एक स्टेप बढ़ाई है। तो एक स्टेप बढ़ाई तो हमने क्या किया, ए से पहले हम सी पे गए, सी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं P3 V3, इसके कोऑर्डिनेट थे P2 V2, यहाँ पे भी लिख लो चाहो तो, और इसके P1 V1 थे, ठीक। फिर हम सी से नीचे आए और हम कहाँ तक गए, बी तक गए, ठीक। तो इसे अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर दें पूरे को, तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, P1 V1 है, तो ये P1 प्रेशर है, ये P3 और ये P2 है, ठीक। तो एरिया अंडर द कर्व कितना आया देखना जरा भाई, ये एरिया आया प्लस ये एरिया आया। तो एक स्टेप बढ़ाने से कुछ एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बोलो भाई। हमने एक स्टेप में किया, अब दो स्टेप में किया, अब हम क्या करेंगे, हम तीन स्टेप में करेंगे।
तो हमने 3 स्टेप में करने के लिए क्या किया कि एक पॉइंट जो सी था उसके साथ साथ एक पॉइंट डी और ले लिया। ठीक, एक पॉइंट क्या ले लिया, सी के साथ क्या ले लिया, डी ले लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, P3 V3 थे, इसके P2 V2 थे, और इसके P4 V4 मान लेते हैं, और इसके P1 V1 थे। हमें जाना वही है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले आइसोकोरिकली आएंगे, स्टेप बाय स्टेप उतरते आएंगे सीढ़ियों के नुमा तरीके से। ठीक, तो इसके अगर हम ग्राफ को पूरा कंप्लीट कर दें तो ये देखो ये ऐसा कंप्लीट हो जाएगा कि ये P1 हो गया, ये P4 हो गया, ये P3 हो गया, ये P2 हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, V2 ये हो गया, V4 इधर है। ठीक, तो अब इसमें एरिया देखना जरा कितना है, इसमें शेडेड एरिया कितना आ जाएगा, ये सारा एरिया आ गया। तो एक स्टेप और बढ़ाने से एरिया और बढ़ा। तो अगर हम बहुत छोटे 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 डॉट लगा लें, है ना, ऐसे डॉट लगाते जाए, तो क्या आएगा, ये पूरा ही वर्क आ जाएगा। तो इसे हम क्या करें, हम एक लाइन के फॉर्म में दिखा दें। इसे क्या करें, एक लाइन के फॉर्म में दिखा देते हैं। लाइन के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे कि ए से बी तक आना था, तो हम इस तरह से आ गए। जब इस तरह से आए तो एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसा है, ये कैसा है, ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सेबल। तो हमें ये पता लग गया कि रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व किस में ज़्यादा आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा आ रहा है रिवर्सेबल प्रोसेस में। तो वर्क को एक्सपेंशन, अगर हमें पिस्टन को एक्सपेंड कर रहा है तो हमें कैसे करना है, रिवर्सेबल करना है। तुमने बाइक्स का नाम सुना हुआ, 2 स्ट्रोक्स बाइक होती हैं, 4 स्ट्रोक बाइक होती हैं। तो उसमें होता क्या है कि इंजन जब कंप्रेस करता है या रेरिफेक्ट करता है, मान लेते हैं कि इंजन, तुमने एक वॉल्व तो ऐसा देखा होगा ना एड में, कि ऐसा करके एक इंजन का वॉल्व लगा होता है, इस पर ये पिस्टन ही ऊपर नीचे चल रहा है तभी गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो ये कितनी बार में अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक्स। तो इसीलिए 2 स्ट्रोक बाइक्स की फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है, जबकि 4 स्ट्रोक बाइक्स की फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क ज़्यादा होगा, इसलिए एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये है हमारा क्या, ये हमारा इंजन बनाने का तरीका है। तो हम जानते हैं क्या कि अगर अच्छा इसमें वर्क लिखना हो, डब्ल्यू की वैल्यू लिखनी हो, तो डब्ल्यू पूरा लिखो जरा, क्या लिखेंगे इसमें, डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, पहले आ जाएगा P3 V3 माइनस V1 माइनस साइन माइनस P2 V2 माइनस V3। तो बढ़ गया वर्क। इसमें वर्क कितना आ जाएगा, इसमें डब्ल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस P4 V4 माइनस V1 माइनस P3 V3 माइनस V4 माइनस P2 V2 माइनस V3। तो ये आ जाएगा। तो वर्क धीरे धीरे बढ़ता है और इसका वर्क हम लोग अलग से निकाल लेंगे। तो हमें एक्सपेंशन कैसे करना चाहिए, हमें एक्सपेंशन करना चाहिए कैसे, रिवर्सेबल करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, रिवर्सेबल एक्सपेंशन करना चाहिए। बात समझ में आ गई, इतनी यहाँ तक क्लियर हो गई तो फिर आगे बढ़ें। देखो ये बात बहुत फंडामेंटल है, बहुत स्लो इसलिए करा रहा हूँ कि अगर समझ में फील्ड डेवलप एक बार हो गई तो सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत आराम से एक एक फिगर को बनाता हुआ चल रहा हूँ। अब ये तो बात हो गई एक्सपेंशन की, अब बात करते हैं कंप्रेशन की। तो मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू रिवर्सिबल और डब्ल्यू इरिवर्सिबल में किसका ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल इन केस ऑफ एक्सपेंशन। ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ये लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से मेरी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। यानी कि कंप्रेशन वर्क की बात कर रहे हैं हम, वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। यानी कैसा वर्क है, कंप्रेशन वर्क in reversible process and
इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। थोड़ी यार हेडिंग बड़ी है तो इसे बड़ी हेडिंग की तरह ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें कंप्रेस करना है, तो हमने ग्राफ अपना वही बना लिया, हमने ग्राफ क्या लिया, हमने ग्राफ अपना वही ले लिया पुराना वाला, ठीक। ग्राफ अपने पुराने वाले यूज़ कर लें। इस बार हम कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, इस बार हम बी से ए जाना चाहते हैं, तो ए और बी को हम अलग अलग कर लेंगे, फिर से दूसरा नाम लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, ए को बी लिख देंगे, बी को ए लिख देंगे। तो हमें ए से बी तक जाना है, ठीक। हमें ए से बी तक जाना है, क्योंकि ए से बी लिखना अच्छा लगता है, बी से ए लिखने में मज़ा नहीं आता, ठीक। तो बी से ए से बी जाना है, लेकिन अब हमें ए नीचे है और बी ऊपर है, यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम कंप्रेस कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक। तो हमने क्या किया कि हमें काम कम करना पड़े भाई, अब हमें सराउंडिंग को काम करना पड़ रहा है, नहीं तुम्हें काम करना पड़ रहा है, तो हम चाहोगे क्या कि हम कम काम करें, ज़्यादा आउटपुट मिले। ज़्यादा आउटपुट हमें कैसे मिल रहा था, रिवर्सिबल मिल रहा था। एक्सपेंशन में वर्क कब ज़्यादा आ रहा था, जब काम रिवर्सिबल हो रहा था। तो अब हम चाहते हैं कि हमें काम कम करना पड़े भाई। हाँ, सारी दुनिया में लोग ऐसे ही चाहते हैं ना कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कि हमें पढ़ाई ना करना पड़े और हम सेलेक्ट हो जाएं। तो इंजन भी यही चाहता है, इंजन कौन सा तुमसे अलग है, वही है, हम लोग भी इंजन ही है, ठीक। तो इंजन क्या चाहता है कि हमें काम ना करना पड़े, तो कम से कम काम करना पड़े। तो उसने कि काम कम करना पड़े तो एक काम करो कि आइसोकोरिकली पहले ऊपर चले जाओ जिससे मिनिमम काम आए, और फिर आइसोबारिकली बी तक पहुंच जाओ। तो इस रास्ते के थ्रू जाओ, दोबारा बना दो इसे। इस रास्ते के थ्रू जाओ इसमें, ठीक। तो ऐसे गए, तो वर्क डन जो आया वो एरिया अंडर द कर्व आ गया। एरिया अंडर द कर्व आया तो ये V2 तक पहुंचे, और यहाँ पे V1 था, इसके कोऑर्डिनेट P1 V1 होगा, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, P2 V2, ठीक। तो जो एरिया आया वो ये पूरा एरिया आ गया। अब हमने क्या किया कि हमने बीच में एक स्टेप ले ली C। तो C लेने के लिए क्या किया कि हमने फिर यहाँ से ऐसे चले और फिर यहाँ से ऐसे चले, ठीक। तो हम इस तरह से वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब जब एरिया नापा तो देखो कितना आएगा। अब एरिया मेज़र किया तो एरिया क्या हो गया, दिस प्लस दिस, जो कैसा है, कम है। तो कब काम कम करना पड़ रहा है, देखो हमें काम कब कम करना पड़ रहा है, हम जब स्टेप बढ़ा रहे हैं। तो स्टेप अगर हम बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारी बढ़ा दें और इन्फाइनाइटली में नहीं करते, सबसे काम कम तब ही करना पड़ेगा। तो प्रोसेस हमने कैसा बनाना पड़ेगा, ये प्रोसेस कैसा होगा, ये कर्व बना लिया, यहाँ से यहाँ गए, ठीक। रास्ता बताना जरूरी होता है कर्व में, कहाँ से कहाँ गए, इसलिए एरो लगा रहा है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व उस टाइम पे कितना आएगा, उस टाइम पे एरिया अंडर द कर्व कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये रिवर्सिबल हो गया, तो W रिवर्सिबल इज लेस देन W इरिवर्सिबल आया। लेकिन ये कैसा है, एक्सपेंशन नहीं कंप्रेशन वर्क है। कैसा है, कंप्रेशन वर्क है। तो हमने क्या किया कि कंप्रेस कैसे करेंगे, रिवर्सिबली कंप्रेस करेंगे और रिवर्सिबली ही एक्सपेंड करेंगे, तभी जो सिस्टम है, जो हमारा इंजन है, वो मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ पा रही है बिल्कुल आसानी से, कि हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सिबली एक्सपेंड करेंगे और रिवर्सिबली ही कंप्रेस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया तो एक कमेंट बनता है कि सर यहाँ तक क्लियर है, तब आगे बात करी जा सकती है, ठीक है। चलो मान लेते हैं यहाँ तक क्लियर है। अब हेडिंग डाल लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब हम कंप्रेस और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करनी है कि भाई कोई कोई तरीके होंगे करने के कंप्रेस या एक्सपेंड, तो कैसे करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में नंबर 1 इज isothermal process. Number 2 is adiabatic process, ठीक। नंबर 3 इज, अरे नंबर 3
Number 3 is isochoric process. Number 4 is isobaric process. Number 4 is isobaric process. Number 5 is cyclic process. And number 6 is साइक्लिक प्रोसेस के बाद कौन सा आ गया? नंबर 6 इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो है वो फिजिक्स में करना होता है, केमिस्ट्री में उसके उतने यूज नहीं आते हैं. मतलब कोई भी जनरल प्रोसेस को हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं जो ऊपर वाली 5 कैटेगरी में फिट ना बैठ रहा हो. ठीक. तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल का मतलब क्या? आइसो माने सेम और थर्म माने टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक, जीरो हो जाएगा. इसमें क्या होगा? डेल्टा क्यू जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा. डेल्टा क्यू जीरो होगा क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब कि जिसमें कि हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता है उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. इसलिए क्या हो गया? इसमें डेल्टा क्यू जीरो हो गया. आइसोकोरिक, आइसो माने सेम, क्यू माने कोर माने वॉल्यूम, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? इसमें जीरो हो जाएगा. आइसोबारिक में डेल्टा पी जीरो हो जाएगा. साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जहाँ से चले थे वही पहुँच गए, तो स्टेट फंक्शन सारे कैसे होंगे? जीरो. और कोई भी जनरल प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं. ठीक है, कोई एनी अदर जनरल प्रोसेस, एनी अदर जनरल प्रोसेस, किसी भी और जनरल प्रोसेस को हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं. अब हेडिंग डाल लेते हैं लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ठीक, अब इन लॉ को, ये सारे प्रोसेस कैसे हो सकते हैं? अच्छा, ये सारे ही प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं. कौन कौन से? एक तो रिवर्सिबल हो सकते हैं और दूसरे इरिवर्सिबल हो सकते हैं. रिवर्सिबल हो सकते हैं और इरिवर्सिबल हो सकते हैं. ठीक, अब हेडिंग डाल लेते हैं लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में फर्स्ट लॉ इज zeroth law of thermodynamics. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. जीरो नंबर क्यों रखते किसी भी चीज का नंबर? कि हमें कोई बेसिक लॉ मिल गया. एक्चुअली फर्स्ट लॉ पहले डिस्कवर हो गया था और सेकंड लॉ डिस्कवर होने के टाइम पे, मतलब जो उससे बाद जो लॉ डिस्कवर हुआ, वो जीरोथ लॉ डिस्कवर हुआ, जो पता लगा कि पहले से भी ज़्यादा फंडामेंटल चीज डिस्कवर कर ली है, तो उसका नाम हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिख दिया. क्योंकि 1 से नीचे गिनती कितनी लिख सकते हैं? जीरो ही लिख सकते हैं, तो हमने कितना लिख दिया? जीरो लिख दिया. ठीक, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? इट इज बेस्ड अपॉन thermal equilibrium of two systems with a third system. ठीक, ये कहता क्या है? इफ A is in thermal equilibrium with B and B को कैपिटल B लिख देते हैं, B and B is in thermal equilibrium with C, then A and C will also be in thermal equilibrium.
जैसे हम लोग सेट रिलेशन में कहते हैं क्या कि A इक्वल टू बी और B इक्वल टू सी, तो A और C भी आपस में कैसे होंगे, मतलब इक्वल होंगे। ठीक, तो अगर हम इसे ग्राफिकली लिखना चाहें तो A जो था वो ब्लॉक थर्मल इक्विलिब्रियम में था किसके साथ, B ब्लॉक के साथ। B ब्लॉक जो था वो थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ था, C के साथ। तो A और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जानी चाहिए सबको। ठीक है ना यार। यार चश्मे का फ्रेमलेस चश्मा ले लें क्या, कमेंट करके बताना यार कि फ्रेमलेस चश्मा सही रहता है कि यही ठीक है। सोच रहा हूँ एक फ्रेमलेस ले लो, तुम लोग बताओ क्या ओपिनियन है तुम्हारा। और एंटी ग्लेयर वाला लूँगा यार, इस पर जो स्क्रीन की ग्लेयर आती है वो भी चली जाए जिससे। अब हेडिंग डाल लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि यूनिवर्स की एनर्जी जितनी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स की है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो लिख देते हैं, मतलब जो तुम बचपन से कहते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो लिख देते हैं द टोटल एनर्जी of the universe remains constant. Remains constant. टोटल एनर्जी यूनिवर्स की क्या होती है, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, टी डी का मतलब थर्मोडाइनमिक्स। ठीक, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिजिक्स में यही लॉ ये उल्टा लिखा जाता है, उसमें हम लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन ऑफ द वर्क। ठीक, तो इसमें डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। और डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज चेंज इन हीट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ठीक, डी डब्ल्यू की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कि डी डब्ल्यू हम डेल्टा डब्ल्यू क्या लिखते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। और डेल्टा यू की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी। ये दो फॉर्मूले हमें पहले से ही पता है, थर्मोकेमिस्ट्री से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो ये बातें हमें दो बातें क्लियर हैं बढ़िया से। अब हेडिंग डाल लेते हैं अलग अलग प्रोसेसेस में वर्क कैलकुलेट करने के तरीके क्या क्या। तो नए पैसे लिखते हैं यार, है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम देख रहे हैं तो पहला हम प्रोसेस देख लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो जिसमें जो एक झटके में हो जाए या मल्टी स्टेप में हो, लेकिन हो एक बार में, धीमे धीमे ना हो, स्लो ना हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसके लिए जो डी डब्ल्यू होता है वो हमेशा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी होता है। डी वी कैसे, डेल्टा डब्ल्यू क्या, डी वी क्या डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं, तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यानी कि डी डब्ल्यू जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन होता है। ये हमेशा ट्रू है, कोई भी इरिवर्सिबल काम हमेशा यही होता है। अब जो काम की बात है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कोई नहीं होता, लेकिन हम सब लोग रिवर्सिबिलिटी को टेंड करना चाहते हैं क्योंकि रिवर्सिबल में कम काम करके ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है। ठीक,
करा सकता है क्या ऐसा? बताओ भाई। ऐसा लगता है कि करा सकता है, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता कि तुम कम काम करो ज़्यादा नंबर आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना, फिजिबल ही नहीं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या करेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क जो होता है डी डब्ल्यू, उसे हम लिख सकते हैं माइनस, पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू क्या हो गया? ज़ीरो। डेल्टा यू ज़ीरो हुआ तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम जानते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होगी, या फिर हम डी डब्ल्यू को लिख दें तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी होगी। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस की बात करें तो हम जानते हैं पी वी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकता है? आसानी से लिख सकते हैं। तो आइडियल गैस के लिए ही हम डील करेंगे। इन जनरल तो हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस एन आर टी बाई वी डी वी। तो वी को इसके नीचे लिख दें, चलेगा? तो देखो ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का इंटीग्रेशन हो गया। इसे जीरो से डब्ल्यू कर दिया, इसे वी वन से वी टू कर दिया। ठीक, वी वन से वी टू, डब्ल्यू टू नहीं वी टू। ठीक, तो ये हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस एन आर टी एल एन डी वी अपॉन वी का इंटीग्रेशन एल एन वी हो गया, इसे वी टू से वी वन कर दिया, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर डब्ल्यू की वैल्यू आ गई माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी टू माई बाई वी वन। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर। ठीक, कभी नहीं भूलेंगे, हाईलाइट करके रख लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सवाल इससे बन जाता है। तो इसलिए पी वाई क्यूज़ पहले से ही डिस्कस है, तो यार पी वाई क्यू लगाते हुए चलो। मैं केमिकल और आयनिक के भी पी वाई क्यूज़ कल और परसों में आ जाएंगे तुम्हारे पास, केमिकल के आ जाएंगे, और फिर सैटरडे में एक बार आयनिक के पी वाई क्यू डाल दूंगा। और ऑर्गेनिक पैरेलल चल रही है, हम लोग सारा कोर्स खत्म करा है। 11th का कोर्स तो ऑलमोस्ट नील की तरफ पहुंच गया है। केवल हाइड्रोजन एस ब्लॉक और वो बचा है पी ब्लॉक, और इन्वायरमेंटल वो 3-4 चैप्टर बचे हैं। वो तो धीरे धीरे अपने आप करना शुरू कर दो एनसीईआरटी से, मैं करा दूंगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होने के बाद दोनों वीक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चलेगी, तब कोर्स तेज भागेगा। ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। अब हम जानते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। तो W की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से लिखी जा सकती है। लॉग सबको कैलकुलेट करना आता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। लॉग नहीं आ रहा तो कोई भाई वीडियो लॉग वाला देख लेना, लेकिन लॉग पता होना जरूरी है, लॉग की कैलकुलेशन करना आना भी जरूरी है। ठीक है, अब ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा कर लेते हैं, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी है ज़ीरो, तो डेल्टा डब्ल्यू हमेशा क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कैन नॉट बी डन, काम कर ही नहीं सकते, ज़्यादा भी करना चाहो तब भी। ठीक, ज़्यादा काम मतलब बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ आ जाएगा, फॉर रिवर्सिबल irreversible and reversible both। दोनों के लिए आ गया। थर्ड इज वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा पी इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन वर्क में तो डेल्टा पी की जरूरत ही नहीं, हमें तो कांस्टेंट प्रेशर ही चाहिए। तो डब्ल्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के बराबर आ जाएगी। और यहीं पे दोनों प्रोसेस के लिए फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड irreversible
प्रोसेसेस, ठीक। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में सेम आएगा, ठीक। अब वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, जो चौथा प्रोसेस है उसी की बात करेंगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, जहाँ पे सवाल आएगा वहाँ पे उसे देख लेंगे, ठीक है। कुछ सवाल भी लगवाऊंगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी होगी इसकी, ठीक है ना। लास्ट में बिल्कुल चैप्टर के एंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग 10 सवाल लगवाएंगे, बहुत, ठीक। अब वहीं डाल लेते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की में क्या करेंगे हम लोग। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम क्या कहेंगे कि डेल्टा क्यू क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू हो जाता है 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, एन सी वी डेल्टा टी होती है, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एन सी वी T2 माइनस T1 आ जाएगी। तो ये कितना अच्छा फॉर्मूला आ गया, सरल सा, फर्स्ट लॉ की मदद से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक। ये फॉर्मूला एक यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम वर्क को, ये तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ, ठीक। डेल्टा यू तो हम लगा ही सकते हैं। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा ये कि जो प्रोसेस की इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ प्रोसेस, इससे हम कर्व ड्रॉ कर पाए, पीवी कर्व बना पाए, दैट इज पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्या है, ये गामा है, ठीक। पीवी रेज टू द पावर गामा, गामा इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। गामा को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कहते हैं। और जो गामा की वैल्यू है, वो गामा की वैल्यू होती है सी पी अपॉन सी वी के बराबर। गामा की वैल्यू सी पी अपॉन सी वी के बराबर होती है, या फिर अगर हम गामा को लिखें तो गामा इज इक्वल टू 1+2/f होता है, वेयर f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेयर f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके बाद हम लोग अगली क्लास में करेंगे, आज की बात नहीं करेंगे। अभी तो हम सी पी अपॉन सी वी से काम अपना चला लेंगे, और सी पी माइनस सी वी हमें पता है किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, तो ये हमें गामा की वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक। तो अगर हमें ये पता है कि प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, पी वी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो अगर हम डी डब्ल्यू लिखें तो डी डब्ल्यू विल बी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी लिख देंगे। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी कॉन्स्टेंट अपॉन वी रेज टू द पावर गामा आ जाएगी। तो इसे उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो डी डब्ल्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन डी वी की पावर गामा, डी वी अपॉन वी की पावर गामा, इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से W, V1 से V2, तो W की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉन्स्टेंट V रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये लिख देंगे माइनस गामा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, तो ये V2 हो गया, ये V1 हो गया। माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन 1 माइनस गामा, तो लिख दें V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो W की वैल्यू में जब हम कांस्टेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो लिख दें इसे 1 अपॉन 1 माइनस गामा, सॉरी 1 माइनस गामा नहीं, गामा माइनस 1 हो जाएगा, ये गामा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस गामा तो लिखा ही हुआ था, तो गामा माइनस 1 हो गया ये। कांस्टेंट इनटू इसे लिख दें V2 टू द पावर गामा माइनस 1, 1 माइनस गामा, माइनस कांस्टेंट इनटू V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, ठीक। आराम से, बस अब कैलकुलेशंस है, मैनिपुलेशंस हैं, और कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे आंसर निकल आएगा, ठीक। तो W की वैल्यू हो गई 1 अपॉन गामा माइनस 1, कॉन्स्टेंट को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें लिख दिया P2 V2 टू द पावर गामा इंटू V2 टू द पावर गामा 1 माइनस गामा,
माइनस कांस्टेंट को लिख दिया P1 V1 टू द पावर गामा इंटू V1 टू द पावर 1 माइनस गामा। तो ये गामा से गामा सारे कैंसिल हो गए, ठीक। तो W की वैल्यू जो आ गई वो 1/गामा माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 V1 के बराबर आ गई, और इस फॉर्मूले को भी हम लोग याद रखेंगे। तो हमने दो टर्म में फॉर्मूला लिख लिया वर्क का एडियाबैटिक प्रोसेस में, एक इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख लिया और एक इन टर्म्स ऑफ पीवी वर्क लिख लिया, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूलों का यूज़ हम लोग ज़रूरत आने पे कर लेंगे, ठीक। एक सवाल लिखता हूँ, एक सवाल लगा के दिखाता हूँ कि सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसका, और एक दो सवाल घर के लिए तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा, तो अपने आप करके रखोगे और उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या कि 1 मोल ऑफ, या लिखना ही पड़ेगा, लिख लो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड, आज लिख के रखा नहीं यार मैंने क्वेश्चन भी, एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एट 300 Kelvin from 10 atm to 1 atm, ठीक। कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा U डेल्टा W डेल्टा Q डेल्टा H, डेल्टा H रहने देता है, ठीक, इन द फॉलोइंग कंडीशंस, इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन क्या है? पहली है कंडीशन कि वर्क डन इज कैरिड आउट, एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली, और दूसरी है इरिवर्सिबली, और तीसरी है अगेंस्ट वैक्यूम, ठीक। क्या लिखा है? एक्सपेंशन, दो ही रखते हैं, वैक्यूम नहीं ले जाते। एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली और एक्सपेंशन इज कैरिड आउट इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबली, ठीक। तो इस सवाल को लगाना मैं अटेम्प्ट करो, मैं 1 सेकंड ले रहा हूँ, या तुम वीडियो पॉज करके ले लेना, मेरा को क्यों ही रोक रहे हो, है ना। तुम वीडियो पॉज करो और इसे लगा के देखो, पहले अपने आप फॉर्मूला यूज़ होगा, सीधे सीधे लग जाएगा। मैं लगा के दिखाई रहा हूँ तुम्हें 1 सेकंड के अंदर। तो चलो मैं शुरू करता हूँ लगाना। मैं मान लेता हूँ कि अब तक तुम लोगों ने वीडियो पॉज करके दोबारा इसे अपने आप अटेम्प्ट करके देखा होगा और फिर आंसर निकालने की कोशिश की होगी। पहले कंडीशन में डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि डेल्टा टी कितना है? 0। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू -2.303, एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 8.31 ले लेते हैं। आर की वैल्यू आर ही रहने दे, चल जाए काम, है ना। इन टर्म्स ऑफ आर निकाल लेते हैं, इंटू टी की वैल्यू 300 इंटू लॉग ऑफ P1/P2। प्रेशर दिया तो P1/P2 लिख दिया, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई कितनी? डेसिमल से 2 डेसिमल हट के इतना आ गया, तो ये आ गया 2369.9 आर लॉग ऑफ 10/1। तो लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो माइनस डब्ल्यू कितना आ गया? -690.9 आर आ गया आंसर, ठीक। आसान, कोई परेशानी की बात नहीं, फॉर्मूला सीधे यूज़ कर लिया और सीधे कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच गए, ठीक। अब नंबर 2 है द प्रोसेस इज कैरिड आउट इरिवर्सिबली। अब इरिवर्सिबली हुआ तो हमें प्रोसेस के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं पता है, केवल हम जानते हैं क्या कि W की वैल्यू जो होगी वो -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 होगी। डेल्टा U तो इसके केस में भी 0 होगा, है ना। तो P एक्सटर्नल के लिए हमने -P एक्सटर्नल रहने दिया और V2 को लिख दिया nRT आइसोथर्मल प्रोसेस है, nRT/P2 माइनस nRT/P1 लिख सकते हैं। P एक्सटर्नल की वैल्यू है -1, nRT बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो ये 1/P2 माइनस 1/P1 हो गया,
एन की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू टी की वैल्यू 300, ये हो गया 1/P2 1 है और 1/10 है। ठीक, तो ये कितना आ गया यार, ये आ गया -300 इंटू 9/10 आर, तो ये आ गया कितना, माइनस का 270 आर आ गया। तो पहले कितना आ रहा था, -600 आ रहा था, अब -270 आर आ रहा है, यानी कि वर्क कैसा हो पाया, वर्क कम हो पाया। तो हम यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब भी हम इरिवर्सिबल काम करेंगे वर्क डन कैसा आएगा, कम आएगा। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए छोड़ रहे हैं करने के लिए, वो करके देखना, तो वर्क का काम बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और हम लोग बात कर लेंगे कारनॉट इंजन की, और हम धीरे धीरे सेकंड लॉ पे मूव कर जाएंगे अगली क्लास में, यानी कि जो नेक्स्ट ट्यूसडे क्लास आएगी उसमें हम लोग बात कर चुके होंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और सेकंड लॉ ख़त्म होते ही एक क्लास लगेगी पूरी थर्मोडायनेमिक्स को निपटाने में। ठीक है, तसल्ली से कर रहे हैं, बहुत जल्दी। देखो जब ये क्लास में पढ़ाते तो इसमें समय लगता है, तो अकेले में मोनोलॉग बोलता हूँ तो समय कैसे ही ज़्यादा लगेगा यार, तुमसे डिस्कशन तो हो नहीं पा रहा। ठीक, तो एक सवाल होमवर्क के लिए लिख लेते हैं और फिर आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बढ़िया है, सवाल लगा के लाओगे, आंसर मैं लिख दूंगा, तुम्हें बताना पड़ेगा बस कि तुम्हारा सही आया या नहीं आया। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस, देखो बहुत मज़ेदार तरीके से लिखा, इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली at 300 Kelvin from 16 atm to 1 atm। ठीक, कैलकुलेट द वर्क डन अंडर द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक, पहले है एक्सपेंशन इज कैरिड आउट reversibly। second is expansion is carried out irreversibly। ठीक, irreversibly। और गामा की वैल्यू जो दे रखी है, गामा ऑफ गैस दे रखा है, वो हमें दे रखा है 4/3। गामा की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है कितनी, 4/3। अगली क्लास में हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, शायद एंट्रोपी तक ना पहुंच पाए, तो यार 3 क्लास और चाहिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अलाउ करोगे मेरे को लेने के लिए? 3 हो गई, 3 और लगेंगी, तो 6 क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में पूरी तरह से तुम्हें सिखा दूंगा बढ़िया से। PYQs भी लग जाएंगे, तो PYQs में देखना जो थर्मोकेमिस्ट्री वाले सवाल हो, वर्क वाले सवाल हो, उन्हें अटैम्प्ट करके देखना, उतना भी होमवर्क है। इसके लिए जो आंसर आएगा वो आंसर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आ जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो आएगा वो कितना आएगा, इसका आंसर पहले वाले का आ रहा है -450 आर, और सेकंड वाले का आंसर आ रहा है -210.9 आर। तो ये आंसर्स हैं, ये तुम्हारी सुविधा के लिए लिखे गए हैं, लेकिन इन्हें फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ठीक है ना, कि अगर ये नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताना, तो मैं लगा के दिखा दूंगा इन्हें। और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, तो टोटल 4 क्लास मानो, यानी 2 हफ्ते लगेगा, अभी थर्मोडायनेमिक्स और चलनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से तसल्ली से पढ़ रहे हो, पेशेंस रख के, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक भेजो, जिससे सही इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी, तो अच्छा रहेगा, सबका भला और अपनी भलाई। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। ठीक है, बाय।